Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And बच्चा पार्टी I am back with yet another one shot for you. और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है Canvas of Soil by Maya Anthony. ठीक है, I think it was Angelo या Anthony. नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में if I have written it incorrect. But Canvas of Soil is a very beautiful poem, but थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है. मैं डिफिकल्ट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इसमें हमने सिंबोलिज्म और कंपैरिजन का बहुत इस्तेमाल करा है हेवीली, जिस चीज के बारे में आपको ज्यादा भी आइडिया नहीं है. तो इसीलिए हम इस वन शॉट में से बहुत अच्छे से करने वाले हैं. कम टाइम में करेंगे बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज छूटेगी. हम लोग पूरी की पूरी समरी जो है डिटेल फॉर्म में करेंगे, लाइन बाय लाइन एनालिसिस होगा, थीम्स डिस्कस करेंगे ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गए तो वो भी हम लोग हैंडल कर सके. और लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इस पोम से काफी इंपॉर्टेंट है उनको भी अच्छे से डिस्कस करके जाएंगे. मतलब 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपने अगर ये वीडियो देख ली तो आप इस पोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, शॉर्ट लॉन्ग एक्सट्रैक्ट्स बेस्ड, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो भाई देरी किस बात की है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. इफ यू गाइस हैव ऑलरेडी डन दैट तो भाई हम क्यों टाइम वेस्ट करें. अब आगे बढ़ते हुए बच्चा पार्टी देखो, एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, क्यों नहीं करा भाई, इट्स सच एन इंपॉर्टेंट थिंग. भाई फटाफट से जाओ फॉलो करो. क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस एप्लीकेशन पर लेते हैं, यूट्यूब वाली जैसे यूट्यूब है ना वैसे एप्लीकेशन पर लेते हैं, और वहां पे हम आपके साथ सारे के सारे नोट्स वगैरह भी शेयर करते हैं, मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा. तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई, फॉलो कर लो. नाउ मूविंग ऑन गाइस, एक और चीज भाई, दिस इज द सेशन फ्लो, ठीक है, जो हम आज फॉलो करने वाले हैं, जिसमें देखो सबसे पहले मैं आपको समरी बताऊंगी. समरी इज गोइंग टू बी अ डिटेल एनालिसिस, लाइन बाय लाइन होगा. सो प्लीज हैव योर बुक्स ओपन इन फ्रंट ऑफ यू ताकि आप भी सब चीजें मार्क कर सको. फिर हम थीम्स डिस्कस करेंगे, इस पोम में काफी इंपॉर्टेंट थीम्स है. और लास्टली पोर्टिक डिवाइसेस करके जाएंगे, बहुत सारे पोर्टिक डिवाइसेस भी हैं इस पोम में. नाउ मूविंग ऑन, भाई वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो फिर देरी किसी बात की तो रह नहीं गई है. जल्दी से लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पोम इन समरी, राइट. सो भाई कैनवस ऑफ सॉइल का ना सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको बता दूं कि इसमें है क्या. सो इसमें ना हम लोगों ने एक गार्डन को, ठीक है, जो गार्डन होता है या खेत होता है, उसे कैनवस से कंपेयर करें. कैनवस क्या होता है? कैनवस इज लाइक अ ब्लैंक पेपर जिसमें आर्टिस्ट और पेंटर्स जो अपनी डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाते हैं. सिमिलरली जो एक गार्डनर है उसके लिए गार्डन जो है उसके अंदर की जो सॉइल है दैट इज लाइक अ कैनवस, जिसमें वो अलग अलग रंग के फूल बना सकता है. ठीक है, वो पेंटिंग ब्यूटीफुल पेंटिंग लगती है अर्थ की, और उससे हमें बताया गया है कि हाउ दिस सॉइल इज फुल ऑफ मैजिक और उसमें कितनी ब्यूटी छुपी हुई है. Now let's learn about it together. Moving on. Now this is the first stanza. Palettes of earth, rich and deep, where dreams of gardeners seed, brushstrokes of seeds planted true, awaiting spring's vibrant hue. पहले stanza में ही हमने क्या करा है, हमने अर्थ के पैलेट की बात करी है. पैलेट इज बेसिकली जैसे पेंटर का पैलेट होता है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, वैसे अर्थ का पैलेट क्या है, सॉइल है, जिसमें हम अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, ट्रीज, क्रॉप्स उगाते हैं, उनके अलग अलग रंग होते हैं. रिच एंड डीप, दे आर रिच, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर डीप, वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीप. सीप का मतलब क्या होता है, सीप का मतलब क्या होता है, सो करना, ठीक है, स्प्रेड करना, कि वो जो मिट्टी है उसके अंदर जो गार्डनर है वो सिर्फ सॉइल के अंदर सीड्स नहीं डालता है, बीज नहीं उगाता है, वो अपने ड्रीम्स भी उगाता है. बिकॉज किसी भी प्लांट को अगर आपको बड़ा करना होता है उसमें बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, उसमें बहुत टाइम जाता है. तो उस मेहनत और टाइम के बाद आप चाहते हो कि यार वो फूल जो है, वो प्लांट जो है वो अच्छे से ब्लॉसम करे. ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ seeds planted true awaiting spring's vibrant hue. अब ब्रश स्ट्रोक्स क्या होता है कि जब आपने कोई पेंटिंग करते हो तो आप ऐसे ऐसे अपने हिलाते हो ना पेन को,
या फिर सॉरी पेंट ब्रशेस को, दैट इज अ ब्रश स्ट्रोक। अलग अलग स्ट्रोक्स होते हैं, राइट, कि आप अलग अलग ब्रशेस का इस्तेमाल करते हो कि आपको आउटलाइनिंग करनी है, आपको अच्छे से फिल करना है या नहीं। उसी तरीके से जो सीड्स को फैलाने वाला एक्शन हुआ है उसे हमने एक ब्रश स्ट्रोक से कंपेयर करा है कि जितने प्रिसिजन के साथ, जितने ध्यान से ब्रश को हिलाया जाता है पेंटिंग बनाने के लिए, उतने ही ध्यान से उन सीड्स को भी सो करा जाता है सॉइल में। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कलर, और सो करने के बाद, ठीक है, उनको बोने के बाद, बीज को बोने के बाद जो गार्डनर है वो स्प्रिंग का इंतजार करते हैं, बिकॉज जो फूल होते हैं वो स्प्रिंग्स में खिलते हैं, स्प्रिंग सीजन में खिलते हैं। तो उस टाइम पे अलग अलग शेड्स, अलग अलग कलर्स, जो वाइब्रेंट ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स के आते हैं फूल, तब हमें देखने को मिलते हैं। सो या दैट इज इट। अब जल्दी से मूविंग ऑन, आगे हम लोग पढ़ते हैं। Right, so the poet compares the fertile earth to an artist's palette full of possibilities. कि हमने जो fertile earth है जिसमें हम अलग अलग plants, अलग अलग flowers उगाते हैं, उसे हमने एक artist के palette से compare कर रहा है, जहाँ पे अलग अलग रंग होते हैं। तो it is full of possibilities, ठीक है। उस palette से आप कोई भी beautiful आप picture बना सकते हो। Similarly, उस fertile earth पे भी आप कोई भी beautiful garden उगा सकते हो। The soil is rich, nourishing and capable of creating life. ठीक है, वो सॉइल रिच है, उसके अंदर लाइफ उग सकती है। गार्डनर सो सीड्स विद ड्रीम्स, होप एंड डेडिकेशन, और वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ अपने सीड्स उगाते हैं। द फ्रेज ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीड सजेस्ट दैट देयर लव, पेशेंस एंड एस्पिरेशंस बिकम पार्ट ऑफ सॉइल। कि ये जो फ्रेज है ये हमें ये बताता है कि वहां पर आपने सिर्फ सीड्स नहीं उगाए हैं, वहां पर गार्डनर ने अपने ड्रीम्स और होप्स भी उगाए हैं, बिकॉज उसमें बहुत मेहनत लगती है। Seeds are compared to brush strokes on a painting, showing that planting is a creative act. कि भाई हमने जो सीड्स हैं उनको ब्रश स्ट्रोक से कंपेयर करा है कि जितने ध्यान से आप ब्रश को हिलाते हो उतने ही ध्यान से प्लांटिंग भी करनी पड़ती है। वो भी एक क्रिएटिविटी है, वो भी एक आर्ट है। नाउ मूविंग ऑन, आफ्टर प्लांटिंग गार्डनर्स वेट पेशेंटली फॉर स्प्रिंग। फिर उसके बाद गार्डनर्स में बड़े प्यार से स्प्रिंग का इंतजार करते हैं। स्प्रिंग सिंबलाइजेस द टाइम व्हेन देयर हार्ड वर्क विल बी रिवॉर्डेड विद कलरफुल फ्लावर्स, बिकॉज वो टाइम होता है जब सुंदर सुंदर फूल हम सबको देखने को मिलते हैं। द स्टैंजा हाइलाइट्स दैट नेचर एंड ह्यूमन एफर्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट ब्यूटी। इससे हमें पता चलता है कि भाई नेचर और ह्यूमन मिलकर कितनी ब्यूटीफुल चीजें बनाते हैं, राइट। मूविंग ऑन, अब आगे बढ़ते हैं। Blossoms bloom, a painted side dancing in the morning light. Shades of green, red and blue, nature's artwork ever. कि भाई फिर जब स्प्रिंग सीजन आता है तब ब्लॉसम्स ब्लूम करते हैं, मतलब फूल खिलखिला उठते हैं। अ पेंटेड साइड, ऐसा लगता है कि किसी ने क्या शानदार ब्यूटीफुल पेंटिंग क्रिएट कर दी है। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, स्पेशली सुबह सुबह जब सूरज की पीली रोशनी उन फूलों पर पड़ती है, हल्की हल्की हवा चलती है, वो फूल ऐसे लहरा रहे होते हैं। इट्स एज इफ दोस फ्लावर्स आर डांसिंग। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू, अलग अलग हमें कलर्स के शेड्स देखने को मिलते हैं। नेचर्स आर्ट वर्क, और ये क्या है, नेचर का आर्ट है। एवर न्यू, हमेशा ही नया लगता है कि कभी भी आपका किसी नेचर को देखकर मन नहीं भरेगा। ऐसा नहीं लगेगा यार ये तो कितनी बार देखी, राइट, क्योंकि वो नेचर की आर्ट है, वो हमेशा एक नई चीज लेकर आती है, हमेशा उसमें एक अलग ही फ्रेशनेस हो। अब नोट्स देखते हैं हम लोग साथ। सो स्प्रिंग अराइज एंड द सीड्स ब्लूम इनटू ब्यूटीफुल फ्लावर्स। सीड से हमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिल जाते हैं। एंड द ब्लूमिंग गार्डन अपीयर्स लाइक अ मैग्निफिसेंट पेंट। कैसा लगता है कि कोई पेंटिंग क्रिएट करती है किसी ने। फ्लावर्स सीम टू डांस हैप्पीली इन द फ्रेश मॉर्निंग सनलाइट। जो फ्लावर्स ऐसा लगता है कि वो नाच रहे हैं सनलाइट में। एंड द वेरियस कलर्स ऑफ फ्लावर्स क्रिएट अ लाइवली एंड अट्रैक्टिव लैंडस्केप। और ऐसा लगता है ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप, ब्यूटीफुल सी सीनरी है। नेचर कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूसेस फ्रेश ब्यूटी एवरी सीजन। नेचर हर सीजन हमें एक फ्रेश ब्यूटी दिखाती है जिसको देखकर हम कभी बोर नहीं हो सकते। नाउ every blooming garden is unique, making nature an artist whose artwork is never repeated. और हर गार्डन यूनिक होता है, कोई गार्डन सेम नहीं होगा। ये पता चलता है कि भाई नेचर एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसका आर्टवर्क हमेशा यूनिक होगा। The stanza celebrates the colorful richness and freshness of nature. So ये stanza नेचर को सेलिब्रेट करता है, उसमें कितने कलर्स है, कितनी फ्रेशनेस है। नेक्स्ट, each plot a canvas wall, their art and life coincide. In the hands of those who till, garden become paintings still.
कि भाई हर एक प्लॉट जो है, ठीक है, हर एक पार्ट जहां पर सॉइल वगैरह है, जहां पे आप गार्डन बना सकते हो, इट्स अ कैनवस वाइड, वो एक सॉइल नहीं है, प्लॉट नहीं है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, कैनवस है जिसमें आप कोई भी नेचर की पेंटिंग बना सकते हो। वेयर आर्ट एंड लाइफ कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है दे कम टुगेदर, कि भाई वहां पर जो है आपकी आर्ट हो गई, वहां पे आपकी जो लाइफ है, दोनों मिलकर कुछ नया बनाते हैं। आर्ट इज बेसिकली दोज डिफरेंट कलर्स, लाइफ इज क्यों, बिकॉज जो प्लांट्स है, जो वहां पे ट्रीज उगेंगे, उन सब में लाइफ होती है। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल, और ये सारा का सारा जादू किसके हाथ में, उनके हाथों में जो टिल करते हैं, मतलब हु वर्क ऑन द सॉइल, ठीक है, जो वहां पे गार्डनिंग करेंगे। गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, और वो फिर गार्डन्स नहीं लगता है, ऐसा लगता है किसी ने पेंटिंग बना दी है, राइट, वो बस आपके सामने स्टिल यानी रुकी हुई है, और आप उसे देखकर ऐसे हो लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल। दिस वाज द लास्ट स्टैंजा बाय द वे। अब जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। So, every piece of land is described as a canvas waiting for creativity. कि हर लैंड का पीस जो है इट इज अ कैनवस, जो आपकी क्रिएटिविटी का इंतजार कर रहा है कि आपको किस तरीके से उसे ब्यूटिफाई करना है। गार्डनिंग इज प्रेजेंटेड एज बोथ एन आर्ट एंड अ लाइफ गिविंग क्रिएटिविटी। सो गार्डनिंग जो है एक आर्ट भी और एक ऐसी एक्टिविटी है जो जीवन दान देती है, बिकॉज जो सारे के सारे प्लांट्स है, सारे के सारे जो ट्रीज है, उन सब में जान होती है। द गार्डनर एक्ट्स लाइक एन आर्टिस्ट हु केयरफुली नर्चर्स द सॉइल। सो गार्डनर जो है सॉइल को बहुत प्यार से नर्चर यानी इसका ध्यान रखता है थ्रू पेशेंस, लेबर, लेबर यानी मेहनत, एंड केयर, ऑर्डिनरी लैंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी गार्डन्स। कि जो आपके सामने सिर्फ लैंड है, वो गार्डन एक ब्यूटीफुल पेंटिंग में कन्वर्ट हो जाता है और कितना सुंदर लगता है, राइट। नाउ भाई, human creativity combines with nature's power to create living masterpieces. तो human creativity और nature मिलकर ऐसे masterpiece बनाते हैं जिससे कोई अलग, wow. And the poem concludes by showing that gardens are not merely places filled with flowers, but beautiful works of art created through cooperation between human and nature. So last में यही बताया गया है कि जो gardens हैं, ठीक है, वहां पे सिर्फ फूल नहीं उगते, वो बल्कि आर्ट के ब्यूटीफुल पीसेस हैं जहां पे नेचर और ह्यूमंस दोनों मिलकर काम करते हैं। Now it's time to discuss the themes, but इतना बोल कर मुझे प्यास लग गई है, so 1 मिनट देना, हम themes डिस्कस करेंगे, पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार पोम कैसी लगी तुम लोगों को। Okay, so it's time to discuss the different themes running through this poem. Number 1, gardening as creativity. सबसे पहले इस पोम में गार्डनिंग को एक आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की तरह शो करा गया, ना कि एक सिंपल लेबर, मतलब जिसमें आप सिंपली जो है काम कर रहे हो। प्लांटिंग सीड्स रिजेंबल्स पेंटिंग ऑन अ कैनवस, कि भाई सीड्स को जो प्लांट कर रहे हो दैट इज इक्विवेलेंट टू painting a canvas. Human effort and patience. So beautiful results require time, care and perseverance. The blooming garden is the reward for consistent effort. कि भाई जब भी आप कोई मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, उसका फल आपको हमेशा मिलेगा। जो गार्डनिंग है उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, राइट। आप लोग ट्राई करना एक सीड को उगाने का, ठीक है, जो भी प्लांट है, वो भी फ्लावर आपका मन हो, उसे जरूर उगाना और देखना उसको उगाने में कितनी मेहनत लगती है। पर जब इतनी मेहनत, परसिवियरेंस और हार्डवर्क करते हो तो उसका फल आपको हमेशा मिलता है, और वो ब्लूमिंग गार्डन जो है दैट इज द रिवॉर्ड ऑफ योर कंसिस्टेंट एफर्ट। देन hope and new beginnings. So seeds represent dreams and future possibilities. Spring symbolizes renewal, growth and fulfillment. कि भाई ये जो seeds हैं, ये प्लांट के सीड्स नहीं है, these seeds can also be our dreams and future possibilities. कि जिस तरीके से गार्डन के लिए सबसे पहले बीज उगाए जाते हैं, वैसे ही आपको अगर अपने गोल को अचीव करना है, उसके लिए आपको सपने देखने पड़ते हैं। और जो स्प्रिंग का सीजन होता है, स्प्रिंग के सीजन में सिर्फ फूल नहीं उगते, ठीक है, आपको भी एक तरीके से रिन्यूअल का चांस मिलता है कि आपकी लाइफ में भी वो स्प्रिंग सीजन आते हैं जहां पे आप ग्रो कर सकते हो। Harmony between humans and nature. So humans do not dominate nature but work alongside it. Together they create beauty and sustain life. इस फॉर्म में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि जो हम humans हैं, हम नेचर को डोमिनेट नहीं करते, नेचर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नेचर और ह्यूमंस को बल्कि साथ साथ चलना है। जब साथ साथ चलते हैं तो ब्यूटीफुल गार्डन्स बनते हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन,
Empty lands transforms into colorful gardens. Small acts of care lead to extraordinary outcomes. कि भाई जैसे खाली लैंड जो है ब्यूटीफुल गार्डन्स में बदल गए, तो वैसे अगर आप भी थोड़ी बहुत मेहनत और केयर करो तो उससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स मिल सकते हैं। अगेन उतनी मेहनत सब कुछ करना पड़ता है। मूविंग ऑन, इट्स टाइम फॉर पोएटिक डिवाइसेस। भाई लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, दैट्स इट। उसके बाद हमारी पोम जो हो जाएगी खत्म। सो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। Here's the first one, metaphor. Metaphor सबसे important literary device है इस पोम का। बहुत सारे comparisons हमने करे। Metaphor का मतलब होता है जब आप एक चीज को किसी और से कंपेयर करो, डायरेक्टली उसके इक्विवेलेंट पुट कर दो। जैसे हम बोलते हैं ना टाइम इज मनी, तो हमने टाइम को मनी से कंपेयर करा है। वैसे पैलेट ऑफ अर्थ, अर्थ को हमने पेंटर के पैलेट से कंपेयर करा है। पैलेट होता है जिसके अंदर जो अपना आर्टिस्ट है, पेंटर है, अलग अलग रंग रखता है। तो वैसी अर्थ उस पैलेट की तरह, उसमें अलग अलग आप जब सीड्स डालते हो तो अलग अलग रंग के फूल उगते हैं। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स, सीड्स आर कंपेयर टू स्ट्रोक्स ऑफ अ पेंट ब्रश, कि जैसे आप एक पेंट ब्रश को हिलाते हो वैसे ही हमने सीड्स को भी ब्रश स्ट्रोक से कंपेयर करा है कि आप उससे कुछ अलग सा क्रिएट करते हो, इन सीड्स से भी आप कुछ अलग ही क्रिएट कर सकते हो। कैनवस वाइड, द प्लॉट ऑफ लैंड इज कंपेयर टू कैनवस। ठीक है, जो प्लॉट है, जमीन का टुकड़ा है, उसे हमने कैनवस से कंपेयर कर। फिर पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी नॉन ह्यूमन चीज को, नॉन ह्यूमन यानी वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, आप ह्यूमन क्वालिटीज दे रहे हो। जैसे ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सी, तो यहाँ पर हमने ड्रीम्स को एक एबिलिटी दी है कि वो सीप कर रहे हैं। सीप यानी सॉइल में ढस रहे हैं। सॉइल में ढस थोड़ी सकते हैं यार हमारे ड्रीम्स। सीपिंग इज नॉट एन एक्शन दैट ड्रीम्स कैन डू। हमारे पैर जरूर ढस सकते हैं जमीन में, सो दैट इज अ ह्यूमन क्वालिटी। Personification, blossoms bloom dancing in the morning light. अब dancing in the morning light, फूल कैसे नाच सकते हैं, नाचते तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमने जो उन्हें नाचने वाली क्वालिटी दी है, दैट इज व्हाट personification। देन नेक्स्ट आ जाता है इमेजरी। इमेजरी यानी इतना प्यारा, इतना मंत्रमुग्ध आपने डिस्क्रिप्शन दिया कि आपके दिमाग में इमेजेस क्रिएट हो रही हैं। तो पैलेट ऑफ अर्थ, ब्लॉसम्स ब्लूम, मॉर्निंग लाइट, ग्रीन, रेड एंड ब्लू, ये सारे वर्ड्स को पढ़कर हमारे दिमाग में कोई ना कोई इमेज क्रिएट होती है। फिर है एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब क्या है, अगल बगल के वर्ड्स जो हैं सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स या सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं। एलिटरेशन को हम बोलते हैं कि भाई पोएट्री की दुनिया में ना बिन बुलाए मेहमान है, कुछ आपको मिले या ना मिले एलिटरेशन आपको जरूर मिलता है। जैसे ब्लॉसम्स ब्लूम बीबी, पैलेट प्लांटेड पीपी, पेंटेड प्लॉट पीपी, तो अगल बगल के वर्ड जो है सेम कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं। फिर सिंबोलिज्म, अब सिंबोलिज्म थोड़ा ध्यान से समझना। सिंबोलिज्म का मतलब होता है जब कोई वर्ड अपने डिक्शनरी वाले मीनिंग से हटकर कोई डीप मीनिंग रिप्रेजेंट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंबोलिज्म बोलते हैं। जैसे हमारा जो झंडा है, ट्राई कलर है, उसमें अलग अलग कलर अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। जैसे ग्रीन कलर जो ट्राई कलर का है, वो सिर्फ ग्रीन कलर को नहीं, वो हमारे देश में जो इतनी ग्रीनरी है, बायोडाइवर्सिटी है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली सीड्स होप को, ड्रीम्स को, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्प्रिंग नई बिगनिंग्स और सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। गार्डन ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एफर्ट के थ्रू, मेहनत के थ्रू होता है। सॉइल अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब हम सबके अंदर एक पोटेंशियल भरा पड़ा है, बट अगेन उसके ऊपर मेहनत करोगे तभी रिजल्ट आएगा। फिर राइम स्कीम, स्टैंजास की राइम स्कीम क्या है, ए स्टैंजा 1 में ए बी बी, सिमिलरली स्टैंजा 2 में भी सी सी डी डी, स्टैंजा 3 में भी 3 में, स्टैंजा 3 में भी ई ई एफ एफ। बेसिकली जो दो लाइंस हैं एक के बाद एक वो आपस में राइम कर रही है। ठीक है, अगर राइम स्कीम किसी को निकालना आता नहीं है तो मैं फटाफट से दिखा देती हूँ। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको शायद राइम स्कीम निकालना नहीं आएगा, तो मैं बता देती हूँ। एक समरी है, ये रहा, देखो राइम स्कीम ऐसे निकालते हैं। हर लाइन के आखिरी वर्ड को देखा जाता है। वाइड कोइंसाइड राइम कर रहा है ना, इनको सेम लेटर देंगे, ए टिल स्टिल राइम कर रहे हैं तो बी बी। तो हर लाइन के आखिरी वर्ड को देखा जाता है कि वो किससे राइम कर रहे हैं, जो राइम करता है उन्हें सेम लेटर असाइन होते हैं। ठीक है, अब दैट्स इट भाई, हमने जो सारा डिस्कशन करना था सब कुछ कर लिया है। एंड या That's all for today's class. बट आपको अगर सारे के सारे नोट्स चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट,
एप्लीकेशन पे आ जाना, सब मिल जाएगा. And yeah, that's all for today's class. I hope you guys enjoyed this video, found it helpful. If you did, what are you waiting for? Hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. I will see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.